नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक़्त की बड़ी खबर के साथ। मैं हूँ अरुण कुमार और इस बड़ी खबर में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खरी-खरी न्यूज़ से कुलदीप शोरान जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर कल जैसे कि ज़िक्र कर रहे थे मंत्रिमंडल में कई लोगों की लॉटरी लग सकती है, तो किस-किस की लॉटरी लगने वाली है और कौन-कौन इस नए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है? अरुण, कल मंत्रिमंडल में 8 नए मंत्री बन सकते हैं क्योंकि 8 ही जगह खाली पड़ी हुई है। तो ऐसे में 8 नए मंत्री बन सकते हैं। 8 में से मान के चलिए कि एक पुराने चेहरे रहेंगे। पुराने चेहरे के तौर पर अनिल विज दोबारा से मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। ये भी बता दें कि अनिल विज को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। अनिल विज की नाराजगी दूर हो गई है और अनिल विज कल मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वो नंबर 2 के मंत्री रहेंगे। उनके पास में जो मौजूदा विभाग है, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग है, इसके साथ साथ उन्हें दुष्यंत चौटाला के विभागों में से एक विभाग और भी मिल सकता है। तो यानी कि उनको हैवीवेट मंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा। इसके बाद में एक मंत्री के तौर पर जो वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष तो ज्ञानचंद गुप्ता है, उनका नाम भी चल रहा है क्योंकि कमल गुप्ता को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। उस कंडीशन में ज्ञानचंद गुप्ता की लॉटरी लग सकती है। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता के लिए भी एक दिक्कत यह है कि गोपाल कांडा भी मंत्री बनने के लिए अड़े हुए हैं। अगर गोपाल कांडा को मंत्री बनाया जाता है तो उस कंडीशन में फिर ज्ञानचंद गुप्ता भी रह सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जगह मंत्रिमंडल में 8 हैं और दावेदार 12 हैं। यानी कि 4 चेहरे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और उसमें से 3 चेहरे वैसे समुदाय के हैं, ज्ञानचंद गुप्ता, कमल गुप्ता और गोपाल कांडा। तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में जो है एक को ही सीट मिलेगी और उसमें देखने की बात ये है कि ज्ञानचंद गुप्ता और उसमें से गोपाल कांडा में से किसको मंत्रिमंडल में एंट्री मिलती है। नंबर 3 पर जो जगह बन रही है वो बन रही है भव्य बिश्नोई की। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भव्य बिश्नोई का नाम मंत्रिमंडल का जो परसों जो गठन हुआ था उसमें भी उनका नाम था, लेकिन वो आसाम में गए हुए थे जिसके चलते समय पर नहीं पहुंचे, तो इसलिए वो शपथ ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन भव्य बिश्नोई की मंत्रिमंडल में एंट्री में भी एक रोड़ा है। वो रोड़ा ये है कि अगर कुलदीप बिश्नोई को हिसार लोकसभा से अगर टिकट मिलती है तो उस कंडीशन में भव्य बिश्नोई को जो है मंत्री नहीं बनाया जाएगा क्योंकि बीजेपी कह रही है कि एक परिवार से एक ही चीज मिलेगी और यहाँ पर वो विधायक के साथ भी अगर एमपी की टिकट चाहते हैं तो उस कंडीशन में फिर भव्य बिश्नोई को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। अगले नाम के तौर पर कृष्ण मिड्डा का नाम जो जींद के विधायक हैं वो भी मंत्री बन सकते हैं क्योंकि जींद जिला अब खाली हो गया है। पहले जो दुष्यंत चौटाला वो जींद जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब उनके जाने के बाद जींद जिला पूरा खाली हो गया है। तो ऐसे में कृष्ण मिड्डा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। जहां तक महिला कोटे की सवाल है, महिला कोटे में ये मान के चलिए कि आप जो कमलेश ढांडा का पत्ता कट चुका है उनको दोबारा मंत्री नहीं बनाया जाएगा। उनकी जगह पर 2 दावेदार हैं। नंबर 1 पर सीमा त्रिखा है और नंबर 2 पे गन्नौर की विधायक निर्मल रानी है। जहां तक सीमा त्रिखा के बारे में बात है उसके बारे में कह सकते हैं कि या तो वो मंत्री बनेंगी और या विधानसभा की स्पीकर या डिप्टी स्पीकर भी बन सकते हैं। यानी सीमा त्रिखा की तरक्की पक्की है, चाहे वो मंत्री बने, चाहे वो डिप्टी स्पीकर बने और चाहे वो स्पीकर बने। अगर वो स्पीकर बनती है तो उस कंडीशन में फिर निर्मल रानी का मंत्री बनना पक्का हो जाएगा क्योंकि महिला कोटे से एक मंत्री तो जरूर बनेगी वो। उसके बाद में जो नाम आ रहा है वो आ रहा है लक्ष्मण यादव का। लक्ष्मण यादव कोसली के विधायक हैं और उनको 2 कारणों से उनको मंत्री बनाया जा रहा है। पहला कारण तो ये है कि भाई जो पिछली खट्टर सरकार में मंत्री थे ओम प्रकाश यादव, वो राव इंद्रजीत के कहने से मंत्री बनाए गए थे। उनके वफादार कोटे में शामिल थे, लेकिन अब राव इंद्रजीत का उनसे मोह भंग हो चुका है और इसलिए अब उनकी बजाय लक्ष्मण यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। लक्ष्मण यादव को मंत्री इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि कोटली जो विधानसभा है वो रोहतक पार्लियामेंट में पड़ता है और लक्ष्मण यादव को मंत्री बनाने से वहां पर बीजेपी के वोट बढ़ सकते हैं और बीजेपी यही चाहती है कि वहां की लीड जो 75,000 की थी 2019 में, वो लीड इस बार बढ़कर 1 लाख हो जाए और ये टारगेट हासिल करने के लिए ही लक्ष्मण यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह से ये जो हमने आपको बता दिए हैं, कुल मिलाकर ये 6 नाम जो बीजेपी कोटे से आ सकते हैं। बाकी की जो 2 नाम है और उनमें एक नाम नैनपाल राउत का है जो पृथला के विधायक है, इंडिपेंडेंट विधायक है। क्योंकि देखिए जो ये सरकार है अरुण, ये साफ तौर पर निर्दलीय विधायकों के बलबूते पर चल रही है। कि बीजेपी के अपने जो 40 विधायक हैं, 41वें विधायक के तौर पर अभी करनाल की सीट खाली पड़ी हुई है। तो ऐसे में जो 6 इंडिपेंडेंट और 1 गोपाल कांडा है,
7 विधायकों के कारण ही उनको बहुमत हासिल है। इसलिए नैनपाल राउत मंत्री बन सकते हैं और रणधीर गोलन जो पुंडरी के विधायक हैं, उनका नाम भी मंत्री बनने वालों की लिस्ट में शामिल है। जहां तक बात आती है गोपाल कांडा की, गोपाल कांडा के नाम को अभी तक बीजेपी हाईकमान ने मंजूरी नहीं दी है। यही वजह है कि उनके नाम पर किंतु परंतु चल रहा है। लेकिन गोपाल कांडा पिछले 3 दिन से चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं और वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनका केस भी जो गीतिका कांड का था वो भी सोल्व हो चुका है, वो बरी हो चुके हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अब जब मैं केस से बरी हो गया हूं तो ऐसे में उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि सबसे पहले समर्थन मेजोरिटी के बिना भी उन्होंने दिया था, इसलिए वो कहते हैं कि पूरा सपोर्ट है, तो सपोर्ट के बदले उन्हें मंत्री बनाया जाए। अगर वो मंत्री बनते हैं तो ना तो ज्ञानचंद गुप्ता मंत्री बनेंगे और ना ही कमल गुप्ता मंत्री बनेंगे। जहां तक 3 इंडिपेंडेंट विधायक और भी हैं जो मंत्री बनने की दौड़ में शामिल तो हैं, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। इनमें दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान भी हैं। सोमवीर सांगवान को मंत्री इसलिए नहीं बनाया जाएगा क्योंकि किसान आंदोलन में वो चेयरमैन से इस्तीफा दे गए थे और दोबारा से बीजेपी को सपोर्ट किया था, इसलिए उनको चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। दूसरे तौर पर धर्मपाल गोंदर हैं जो नीलोखड़ी के विधायक हैं, उनको भी इसलिए मंत्री नहीं बनाया जाएगा क्योंकि अब करनाल के कोटे में ही नायब सैनिकों के लिए आ गया है, क्योंकि वही से चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार भी सीएम जो है करनाल का रहेगा और करनाल का सीएम होने के चलते धर्मपाल गोंदर का नंबर नहीं पड़ेगा। एक और राकेश दौलताबाद भी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बादशाहपुर के विधायक है, वो चेयरमैन भी है, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। यानी बीजेपी साफ तौर पर 8 सीटों में से 6 सीटें अपने कोटे से भरेगी और 2 कोटे के ऊपर 2 मंत्रियों के तौर पर निर्दलीय विधायकों को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल बड़ी बात है सर। देखिए जिस तरह से अनिल विज नाराज हुए और आके गोलगप्पे खाए और फिर अब दोबारा फिर से आप कह रहे हो कि अच्छी उनकी लग सकती कृपा शायद गोलगप्पे खाने में ही रुकी हुई थी, तो कृपा उनको मिली। देखिए अनिल विज को इग्नोर बीजेपी नहीं कर सकती है, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि वो बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं में शामिल हैं और दूसरी बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाने के बाद पंजाबी वोटरों को रजामंद करने के लिए, खुश करने के लिए जो है पंजाबी विधायकों को बड़े पद देने जरूरी है। इसलिए अनिल विज को नंबर 2 का मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरे मंत्री के तौर पर जींद के विधायक कृष्ण मिड्ढा का नाम भी मंत्रिमंडल की सूची में शामिल हो रहा है। इसलिए अनिल विज की जो गोलगप्पों की जो कृपा है वो दोबारा से उन पर उनके लिए लकी साबित हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बड़ी बात है। तो ये नया मंत्रिमंडल आपको लगता है कितना कारगर है? क्या ये वोटों में सेंधमारी कर पाएंगे? देखिए उन क्या है कि जो नए जो मंत्री बनते हैं, जो 6 महीने के बाद में, 7 महीने के बाद में ही तो विधानसभा के चुनाव है। तो 7 महीनों में क्या होता है कि मंत्री की नेगेटिविटी नहीं फैलती है और वैसे भी 7 महीने में से 5 महीने जो है आचार संहिता के रहेंगे, क्योंकि 2.5 महीने तो अभी लोकसभा की आचार संहिता रहेगी और उसके बाद लगभग 1.5 महीना हरियाणा विधानसभा चुनाव की आचार संहिता रहेगी। आप मोटा मोटा मान लीजिए कि जून और जुलाई 2 महीने ही सरकार के पास कामकाज के रहेंगे, बाकी तो सारे सारे आचार संहिता में निकल जाएंगे। अगर पूरे टाइम पे अगर अक्टूबर में चुनाव होंगे तो उसमें आप अगस्त का महीना भी लगा लीजिए, यानी मैक्सिमम इस सरकार को, नए मंत्रियों को अपनी पावर दिखाने का, अपने कामकाज करने का महज 3 महीने का टाइम मिलेगा और 3 महीने में इनके प्रति नेगेटिविटी नहीं होगी, बल्कि इनको मंत्री बनाने से इनके हलकों में पॉजिटिविटी होगी, लोग इनके पास आएंगे। उसके चलते बीजेपी को कम से कम लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, ये कहीं न कहीं लोकसभा को टारगेट करके भी चीज़ें शायद की गई हैं कि इसके साथ इसका फ़ायदा भी उठा लें, ऑफ़र देखिए साथ क्या के है कि साथ। जब जब अब जो नई सरकार बनी है तो हर पार्टी, हर सरकार चाहती है कि उसका फायदा मिले। अब पुराने मंत्रियों के प्रति जो नाराजगी थी, वो नाराजगी को दूर करने के लिए ही संदीप सिंह को नहीं शामिल किया गया। नाराजगी को दूर करने के लिए ही कमलेश ढांडा को शामिल नहीं किया गया, ओम प्रकाश यादव को शामिल नहीं किया गया। इस तरह से कमल गुप्ता की भी छुट्टी हो रही है। तो सारे सारे कारण ये है कि जिन मंत्रियों के प्रति नाराजगी थी उनको हटाया जाए। और अच्छा बीजेपी को ये मौका मिल गया कि जेजेपी के 3 मंत्री थे, उनको हटने से बीजेपी को अपने 3 मंत्री और शामिल करने का मौका मिल गया। यानी बीजेपी की जो भागीदारी है, अब मंत्रिमंडल में 13 मंत्रियों में से 10 मंत्री बीजेपी कोटे के होंगे और 3 मंत्री है वो इंडिपेंडेंट विधायक होंगे। यानी बीजेपी के पास अपने सारे जो जातीय समीकरणों के हिसाब से, क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से उन अपने विधायकों को मंत्री बनाने का रास्ता साफ हो गया है। नैनपाल रावत की एक बात मुझे याद आती है, जब उन्हें बीजेपी का टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने कहा था बीजेपी पार्टी मेरी माँ है, और वो ये कह कर के रोने लगे थे।
तो लगता है अब वो बिछड़े हुए बेटे की याद जो है वो माँ वो फरियाद उसकी सुन लेगी और उसे गले लगा के मंत्री बना देगी। देखिए अरुण, नैनपाल राज को चेयरमैन तो पहले ही बनाया हुआ है, तो दुलार तो पहले ही दे दिया गया था, अब उसका नहीं, पुरस्कार मिल मंत्री का तो जाएगा। स्वभाव होता ही अलग से, मंत्री का तो मंत्री के हाँ लिए वही तो देवेंद्र बबली तो, भी देखा नहीं आपने तो किस तरह से थे। वही तो कह रहा हूँ कि अब दुलार के बाद पुरस्कार मिल जाएगा। और नैनपाल रावत वैसे भी वो इंडिपेंडेंट विधायकों में सबसे पहले नंबर के ऐसे विधायक हैं जिनको बीजेपी 2024 में अपना टिकट दे सकती है, क्योंकि उनके प्रति नेगेटिविटी ज्यादा नहीं है और वैसे भी पृथला में बीजेपी के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो 2024 में चुनाव जीत सके। इसलिए नैनपाल रावत को टिकट देकर बीजेपी अकेले खेल सकती है। बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा एक बार फिर से अगर हम वो लिस्ट दोहरा पाए, कौन-कौन से नए चेहरे हैं जो शामिल होने वाले हैं नए मंत्रिमंडल में? हम अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि कल नायब सैनिक के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इस विस्तार के 7 मंत्रियों का जो कोटा है, क्योंकि आपको बता दें कि 5 मंत्री पहले बनाए जा चुके हैं और उन 5 मंत्रियों के नाम भी आपको पता है, चाहे वो रणजीत सिंह है, चाहे जेपी दलाल है, चाहे कंवरपाल गुर्जर है और अपने डॉक्टर बनवारी लाल है। इसके साथ साथ अब जो बाकी के 8 जो खाली स्थान पड़े हैं उनको भरने का काम कल किया जाएगा। उसमें से 8 में से 6 विधायक बीजेपी कोटे से बन सकते हैं और 2 विधायक इंडिपेंडेंट कोटे से बन सकते हैं। इनमें से एक में कम ज्यादा भी हो सकता है। अगर कहीं से ज्यादा समीकरण बैठे तो 3 इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं और 7 में से जो है उसके कंडीशन में फिर जो है 5 बीजेपी के बन सकते हैं। जो मंत्रियों की जो सूची अभी तक जो पक्की लग रही है, हम आपको बता दें, उनमें अनिल विज का नाम शामिल है, उनमें वैश्य कोटे से ज्ञानचंद गुप्ता भी कतार में है, उसमें कमल गुप्ता जो वर्तमान में मंत्री थे पिछली सरकार में वो भी शामिल है और गोपाल कांडा भी शामिल है। यानी आप देखिए इसमें आपको पंजाबी कोटा नजर आएगा, इसमें आपको जो है वैश्य कोटा नजर आएगा, इसमें आपको जो है बिश्नोई कोटा नजर आएगा, इसमें सीमा त्रिखा निर्मल रानी के जरिए आपको महिला कोटा भी पूरा नजर आएगा, इसमें लक्ष्मण यादव के तौर पर आपको जो है अहिरवाल का चेहरा भी नजर आएगा। यानी बीजेपी इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए हरियाणा के सभी कोनों के विधायकों को शामिल करके पूरे प्रदेश के जो है एक प्रतिनिधित्व है अपनी सरकार में देना चाहती है। इसलिए आपको दोबारा से आपको बता दें कि जो संभावित लिस्ट है 8 मंत्रियों की, उसके लिए 12 दावेदार हैं और 12 दावेदारों के नाम है अनिल विज, ज्ञानचंद गुप्ता, कमल गुप्ता, भव्य बिश्नोई, कृष्ण मिड्ढा, सीमा त्रिखा, निर्मल रानी, लक्ष्मण यादव, नैनपाल रावत, रणधीर गोलन और गोपाल कांडा। आप ये देखने की बात रहेगी कि इनमें से 4 चेहरे कौन से बचेंगे, क्योंकि वैसे समुदाय से 3 जो विधायक हैं वो मंत्री की कतार में है। कमल गुप्ता भी शामिल है, ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल है और गोपाल कांडा भी है। अगर गोपाल कांडा को मंत्री बनाया जाता है तो फिर ज्ञानचंद गुप्ता और कमल गुप्ता दोनों का ही नंबर कट जाएगा। इसी तरह से महिला कोटे से 2 महिला विधायक मंत्री बनने की कतार में शामिल है, वो है सीमा त्रिखा और निर्मल रानी। सीमा त्रिखा के बारे में एक चीज गारंटेड है, या तो वो मंत्री बनेगी या वो विधानसभा की स्पीकर बनेगी और या वो डिप्टी स्पीकर बनेगी। यानी समय सीमा त्रिखा अब की बार खाली हाथ नहीं रहेंगी। इसके साथ साथ भव्य बिश्नोई के तौर पर भी भजलाल परिवार की 26 साल के बाद सत्ता में वापसी हो सकती है। वैसे तो वो सत्ता दल के विधायक तो हैं, लेकिन मंत्री बने बगैर तुम्हें पता है सरकार में हिस्सेदारी नहीं मानी जाती। तो पहले राज क्या रूम राज सत्ता राज सत्ता चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, देखो जब तक मंत्री नहीं बनते तब तक जो उसको आप राज सत्ता नहीं कह सकते, सब सत्ता कह सकते हैं। अभी तक सिर्फ सत्ता के साझेदार है भव्य बिश्नोई, लेकिन भव्य बिश्नोई के लिए भी एक कंडीशन मुझे नजर आ रही है कि उनके पिता हिसाब से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। अगर उनको लोकसभा की टिकट मिलती है तो उस कंडीशन में भव्य बिश्नोई मंत्रिमंडल से बाहर रह सकते हैं, जिनके विधायक कृष्ण मिड्ढा भी पंजाबी कोटे से मंत्री पद के दावेदार हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री रहे खट्टर को हटाने के बाद अब पंजाबी वोटरों को खुश करना भी बीजेपी के लिए जरूरी है। इसलिए अनिल विज के साथ साथ एक और जो है पंजाबी नेता को मंत्री पद दिया जा सकता है, जिसमें कृष्ण मिड्ढा का नाम आगे चल रहा है। लक्ष्मण यादव जो कुशली के विधायक हैं, उनको भी मंत्रिमंडल विस्तार में मौका मिल सकता है। लक्ष्मण यादव को जहां राव इंद्रजीत सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कोसली हल्के का विधायक होने के चलते उनकी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा को लगा था दूसरी बार हारने के लिए बीजेपी को वहां पर अपने वोट बढ़ाने हैं। और ऐसे में लक्ष्मण यादव को मंत्री बनाने के बाद बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 15-20 हजार वोट वहां पर बढ़ सकते हैं, जिसके चलते
वो दोबारा से एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए घेराबंदी कर सकती है। जहां तक इंडिपेंडेंट विधायकों की बात है तो नैनपाल रावत और रणधीर गोलन का नाम सबसे आगे चल रहा है, जबकि सोमवीर सांगवान, धर्मपाल गोंदर और राकेश दौलताबाद का नाम मंत्रिमंडल में की लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं है। ये तीनों लोग भी मंत्री बनने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके नाम के ऊपर टिक नहीं लगा है, उनको हरी झंडी नहीं मिली है। गोपाल कांडा क्योंकि हलोपा के विधायक है, तो वो भी मंत्री पद हासिल करने के लिए 3 दिन से लगातार से चंडीगढ़ में जमे हुए हैं। वो जहां स्टेट के नेताओं को राजी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी हाईकमान के पास भी अपने सूत्रों के जरिए वो अपने नाम के आगे लगी हुई क्रॉस के निशान को हटाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और वो देखने की बात है कि आज रात तक क्या वो अपने मिशन में सफल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन ये तय है कि कल दोपहर के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 7 या 8 मंत्री शामिल होंगे और जो मंत्री बन सकते हैं उनके नामों की सूची हमने आपको बता दी है। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अब मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहती है। आपको बता दें कि कल चुनाव आयोग में 1 या 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो सकती है और उसके बाद परसों चुनावों के प्रोग्राम की घोषणा हो सकती है, यानी परसों आचार संहिता लग सकती है। इसलिए बीजेपी कल स्टेट में मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहती है। एक नाम है संदीप सिंह, मंत्री रहे थे और बड़े वाद विवादों से गहरा नाता रहा। क्या कुछ अपडेट है उनके लिए सर? देखो, संदीप सिंह का नाम मंत्रिमंडल से कट गया है। बीजेपी विवादों से घिरे हुए और जनता का विरोध झेल रहे मंत्रियों को दोबारा से मंत्री नहीं बनाना चाहती है, इसलिए जो है कमलेश ढांडा का नाम भी कटा है, इसलिए संदीप सिंह का नाम भी कटा है, कमल गुप्ता का नाम भी कटा है, ओम प्रकाश यादव का नाम भी कटा है। तो बीजेपी इस मामले में पूरी तरह से साफ है कि जिनके प्रति नेगेटिविटी है उन नेताओं को मंत्री ना बनाया जाए। इसीलिए लगभग 5 मंत्रियों के जो है सूची में नाम नहीं है और साथ साथ जेजेपी कोटे के भी जो 3 मंत्री थे वो भी बीजेपी को मिल गए हैं, यानी बीजेपी की मौज हो गई अरुण। क्योंकि अगर जेजेपी के मंत्री रहते तो वो उनके साथ में फिर से साझेदारी करनी पड़ती। अच्छा, एक बात और भी है, आप देखिए अरुण, आपने याद दिला दिया कि सबसे मजेदार बात यह है कि कायदे से अभी तक बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन नहीं टूटा है, क्योंकि कायदे से बीजेपी ने अब तक कोई घोषणा नहीं की है कि हमने जेजेपी साथ गठबंधन खत्म कर दिया है। अगर अगर कल जो सदन के अंदर जो है अरुण, जो बहुमत हासिल करने के लिए प्रस्ताव आया था नायब सैनी का, उस बहुमत के प्रस्ताव पर अगर जेजेपी के विधायक वोटिंग कर देते तो उस कंडीशन में बीजेपी को मजबूरी में जेजेपी के विधायकों को मंत्री बनाना पड़ता। दुष्यंत चौटाला गलती कर गए हैं, उन्होंने वॉकआउट करके जो है उसका जो है वोटिंग से बाहर जाकर उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। क्योंकि देखिए, बीजेपी ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, लेकिन यह भी नहीं कहा कि हम मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रियों, जेजेपी के मंत्रियों को नहीं शामिल करेंगे। अगर 13 मंत्री बन जाते फिर तो मानते ही दरवाजा बंद हो गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक चक्रव्यूह रचा था, उस चक्रव्यूह में दुष्यंत चौटाला फंस गए हैं और दुष्यंत चौटाला ये समझ नहीं पाए कि बीजेपी क्या चाहती है। अगर दुष्यंत चौटाला कल वोटिंग में शामिल नहीं होने की व्हिप की बजाय अगर वोटिंग में शामिल होने की व्हिप जारी कर देते तो उस कंडीशन में बीजेपी फंस गई होती और बीजेपी को उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ता। दुष्यंत चौटाला दूसरी गलती यह कर गए हैं कि उन्होंने रैली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को भी टारगेट साधा, उन्होंने रैली के अंदर प्रभारी विप्लव देव पर निशाना साधा, उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर निशाना साधा, उन्होंने खट्टर साहब के ऊपर भी तंज कसे। यानी कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला हालात को बांपने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने ऐलान नहीं किया उनकी वो जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये गठबंधन तो कायम था और कायदे से आज भी कायम है, क्योंकि जेजेपी ने अपने ओर से कहा है कि वो फैसला करेंगे कि भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना है या 2 सीटों पर चुनाव लड़ना है या एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना है। और आप एक चीज और भी देखिए कि बीजेपी ने, अब जेजेपी हिसार की सीट मांग रही थी, बीजेपी ने वो सीट खाली रखी है, क्योंकि एक सीट का सवाल था ना, तो वो कहते हिसार सीट एक सीट मिल रही थी, आज भी बीजेपी ने वो सीट खाली रखी है। यानी दुष्यंत चौटाला जल्दबाजी कर गए हैं और जल्दबाजी के चलते ही उनको बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल बड़ी बात है, तो देखना होगा अब ये नए जो चेहरे शामिल होते हैं क्या कुछ करते हैं।
आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ, जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं, मतलब मंत्री पद से जिनको हटाया गया है, क्या सही है, गलत है? और जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है, उनमें कितना दमखम है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और लगातार अपडेट्स के लिए आप हम सबके साथ जुड़े रहें। नमस्कार। नमस्कार। सर